कल शायद मैंने पढ़ा उसके बारे में कि वो कह रहे हैं 70 साल कुछ नहीं मारे, कुछ तो शर्म कर लो बेशरम। बेशरम सतपाल महाराज मंत्री उत्तराखंड के भाजपा के, इतने साल कांग्रेस में रहकर मंत्री बने, राज्यसभा के सांसद बने, और वैसे कितने पद लिए, शर्म नहीं आती? तब आप जनता के साथ अन्याय कर रहे थे, आप जनता को दगा दे रहे थे। आज दगा दे रहे हो क्योंकि आप बौखला गए हो। मगर इसी को कहते हैं कि इनका ना 60 पार बोल रहे हैं। इंग्लिश में कहते हैं सिनाइल, हिंदी में कहते हैं सठियाना। इसीलिए तो पूछ रहे हैं, जो गाली देते थे आज वो दोबारा से अगर कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस उनका वेलकम करती है। क्या हरक सिंह रावत ने गाली नहीं दी, जिनको बरगद का पेड़ बोला है, उनको उजाड़ू बल्द बोला है? तो इस तरीके के आरोप भी लगाए हैं। कहते हैं कि जहां हरीश रावत जी रहते हैं अपने नीचे किसी पनप नहीं देते, बरगद का पेड़ है, और आज वही एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या माने? दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है परवजन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। आज हम कांग्रेस कार्यालय के प्रदेश कार्यालय के अंदर हैं, और कांग्रेस कार्यालय में जहां पे रणनीति तैयार होती है, जहां पर मैनिफेस्टो तैयार होता है, आज हम उसी वॉर रूम में हम लोग बैठे हुए हैं। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस उत्तराखंड, और जो ये सब चीज़ें रणनीति तैयार करती हैं सुजाता पॉल जी और उनकी टीम आज हमारे साथ हैं। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की उपाध्यक्ष हैं। उनसे बातें करेंगे तमाम। हमारे मन में भी कई सवाल हैं और उनसे लगातार हम लोग सवाल भी पूछेंगे। और ये देखिएगा, एक मैनिफेस्टो हम मेरे पास तैयार है। एक मैनिफेस्टो ये है और एक मैनिफेस्टो ये है। इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है। सुजाता पॉल जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका जी। धन्यवाद। आज हम आपके वॉर रूम में आए हैं, और वॉर रूम में सबसे पहले जो नज़र पड़ी है, 4 धाम 4 काम। 4 लाख युवाओं को रोजगार, गैस सिलेंडर नहीं होंगे 500 के पार, 5 लाख परिवारों को सालाना मिलेंगे 40,000, और स्वास्थ्य सुविधाओं हर गांव हर द्वार। तो अक्सर लोग भी सवाल पूछते होंगे कि 10 साल पहले भी कांग्रेस ने यहाँ पर शासन रहा है, 10 साल, और अब दोबारा से चुनाव है। तो ये जो आपने 4 लाख युवाओं रोजगार की बात कही है, गैस सिलेंडर 500 की बात करी है, और 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपये देने की बात करी है, स्वास्थ्य सुविधाओं को हर गांव पहुंचाने की बात करी है, तो क्या 10 साल जब कांग्रेस रही थी यहाँ पर, तो लोग सवाल भी पूछेंगे कि भाई उस समय आप लोगों ने ये सब काम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आज 21 साल बाद हम पूछ रहे हैं, स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की हम लोग बातें कर रहे हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, लेकिन मैं आपको याद करा दूं कि एनडी तिवारी जी की सरकार ने जितना काम यहाँ किया, उस काम को तो भाजपा भी रिकग्नाइज करती है। आज उनके नाम पे कई अवार्ड्स रख रहे हैं, सड़कों के नाम कर रहे हैं। तो पहली बात तो हो गई वो। दूसरा कार्यकाल जो हमारा था, हम आपदा का दंज हमने झेला था, और हमने देखा कि उस समय हम वो सारी चीज़ें नहीं कर पाए जो करना चाहते थे, क्योंकि तब तक 2014 में मोदी जी आ गए थे। तो मोदी जी का तो काम ही है सरकारों को गिराना। तो उन्होंने सरकार को अस्थिर करने के लिए क्या कोशिशें करी वो हम सब जानते हैं। लेकिन अब जो भाजपा का ये दूसरा कार्यकाल गया है, इसके बाद इन्होंने जनता को त्राहिमाम करवा दिया है। इसलिए अब बात आती है उत्तराखंडी स्वाभिमान की बात, और 4 धाम 4 काम। इसलिए जो 4 बिंदु हमने दिए हैं, सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए हमारा युवा। 4 लाख युवाओं को रोजगार देना, 5 लाख परिवारों को अगर हम देते हैं 40,000 रुपये हर साल, तो उनके पास पैसा आएगा, लिक्विडिटी होगी, तो मार्केट में भी पैसा आएगा। रोजगार क्या क्या देंगे 4 लाख युवाओं को? सरकारी नौकरी देंगे। और ये 4 लाख ही क्यों रखा है? अगर हम करीबन 10 लाख के आसपास हमारे जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। हम कह रहे हैं कि 4 लाख रोजगार जो है, ये पूरा रिसर्च है। तो हम झूठी बातें नहीं कहते, हम जुमलेबाजी नहीं करते। तो जो हमारे को बिल्कुल अचीवेबल लगता है वो हमने दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 4 लाख पे रुकेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि इससे आगे भी बढ़ेंगे। इसमें है कि जो हमारी सरकारी जो रिक्त पद हैं वो खाली हैं, तो पहले तो प्रायोरिटी पे उनको भरा जाएगा। जो हमारी कोई भर्तियां नहीं निकली, उन भर्तियों को खोला जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि हम ये मान रहे हैं कि 4 लाख रोजगार 5 साल में, लेकिन असलियत में मुझे लगता है कि जब हम धरातल पे काम करने लगेंगे तो ये इनअचीवेबल भी अचीवेबल हो जाएगा, और ये बहुत जल्दी होगा। तो रिक्त पद भरने की आपने बात कही है, तो रिक्त पद में 2017 का मैनिफेस्टो जब मैं भाजपा का देख रहा था, उन्होंने सबसे पहले ये बेरोजगारों की बात लिखी थी कि जो बैकलॉग पद जितने भी हैं, रिक्त पद जितने भी हैं, हम सबसे पहले आके वो भरेंगे। लेकिन रिक्त पद भरने की तो छोड़िए, उन्होंने बेरोजगारी
और ज़्यादा आगे बढ़ा दे, जितने भी हम एनएसओ के हम आंकड़े उठाकर देख लें तो सेम चीज़ें वही आपने कही है, तो ये चीज़ें भरेंगे किस तरीके से? जब जमीन और आसमान का अंतर है। जब हमारी सरकार गई थी तो 1.5% था बेरोजगारी का जो दर है, लेकिन हम उस 1.5% से भी परेशान थे कि वो 1.5% क्यों है। और भाजपा के आने के बाद, और करुणा को इसमें मत लाइए, 11% पार कर गया इनके कार्यकाल में। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जिनके पास नौकरियां थी उनकी नौकरियां आपने छीन ली। आपने तो कोरोना का बहाना इस्तेमाल कर लिया। आपने सच में कोई कार्य नहीं किया। आपने बड़ी बड़ी योजनाएं बताई, नाम बताए, कौन कौन से नाम हैं, कहाँ कहाँ से लाते हैं? केवल जो केंद्र से इनको निर्देश मिलते हैं वो नाम हमें सुनाते हैं और हम उसमें भ्रमित हो जाते हैं। आपने कभी सुना कोरोना को भगाने के लिए ताली बजाओ थाली बजाओ? आज लोग ताली और थाली ही बजाते बजाते रह गए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्या करें। गैस सिलेंडर के दाम जो 400 रुपये होते थे 1100 रुपये तक पहुंच गए। कैसे पहुंच गए भाई? तो भारतीय जनता पार्टी, इसका मतलब है, सक्षम नहीं है। इसलिए जो हम कहते हैं, हम बहुत प्रैक्टिकल होके कहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम भी कह सकते थे 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। हम ये इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं हम 4 लाख कह रहे हैं और इसके आगे भी जाएंगे, लेकिन हम लोगों के जो लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहते। हम लोगों को वो बताना चाहते हैं जो हमने कैलकुलेट किया है। लेकिन कैलकुलेशन जो होती है विजय जी, आप कैलकुलेट करते हैं मगर उसके बाद उससे और रोजगार सृजित होता है। एग्जाम्पल देती हूँ, हमने जो प्लान किया है वो ये भी है कि हर गांव में उस क्षेत्र के हिसाब से वहाँ पे जो है कृषि करा जाएगा। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो उस गांव में हो सकती है, उससे आसपास के गांवों में हो जाएंगी और वहाँ हो जाएगी, वो डेवलप हो जाएगा। फिर आगे वाले एरिया में थोड़ा हायर ऑल्टीट्यूड है, उस जगह के हिसाब से हम बीज उपलब्ध करवा के उस कार्य को करवाएंगे। हम किस प्रकार से इस पूरी चीज़ को करेंगे वो भी हमने प्लानिंग करी है। जो समस्या लोगों के पास आती है कि जैसे आलू है, आलू की खेती करी, मटर, हमारे यहाँ मटर कितना अच्छा होता है, लेकिन वो हमारे गांव से नीचे नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। तो हम उन सब चीज़ों को, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, हम उन सब, मतलब हम गहनता से जांच करके ये बता रहे हैं अब आपको कि हम वहाँ पे क्या क्या चीज़ों को उपलब्ध कराएंगे। हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत रहेगी फाइनेंसेस की। आप जानते हैं कि हमारा राज्य जो है बहुत कर्जों में डूबा है, लेकिन फिर हम ये जानते हैं कि अगर हमने शुरुआत कर दी, अगर लोग सशक्त हो गए तो रोजगार स्वयं ही सृजित होते चले जाएंगे। तो हम उस चीज़ को देख रहे हैं कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स से कैसे काम करवा लें, उनको क्या चीज़ दें और उनका किस प्रकार से योगदान हो और उनके अंदर वो भावना उत्तराखंडियत की वो किस तरह से डेवलप हो। अगर आप हमारे कला क्षेत्र को देखें, कभी आप बताइए कौन से मैनिफेस्टो में आपने देखा कि कला और संस्कृति के बारे में कोई बात ऐसी कही गई हो? हमने ये तय किया है कि हर जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं हर उस जगह पे एक सेंटर बनाएंगे, सांस्कृतिक केंद्र। सुजाता जी, ये तो बात होगी मैनिफेस्टो की, लेकिन जनता भरोसा किस प्रकार से करे? क्योंकि मैं आपको वही बता भरोसे रही की बात जहाँ तक आती है तो जनता बार बार पूछती है कि भाई ये तो परिवारवाद वाली पार्टी है। जैसे हरीश रावत जी ने अपनी बेटी अनुपमा को हरिद्वार ग्रामीण से टिकट दे दिया, यशपाल आर्य जी को भी टिकट दिया, साथ में उनके लड़के को भी टिकट दे दिया, उसके साथ साथ हरक सिंह रावत जी की बहू को भी टिकट दे दिया। और वही कांग्रेस जो कहती थी कि एक परिवार एक टिकट हम लोग करेंगे, परिवारवाद नहीं फैलाएंगे, तो ये परिवारवाद वाली पार्टी बनकर रह गई। इसको भाजपा भी अच्छी तरीके से भुना रही है। देखिए, भाजपा कुछ भुना नहीं पा रही है, भाजपा खुद भुनी हुई है। आप उनको जाके देखिए, वो एकदम काले पड़ गए हैं, वो टुकड़े टुकड़े। देखा आपने जब कोयला भुन जाता है तो कैसे गिर कर जाता है, आज उनका यही हाल है। तो उनकी जो राजनीति है वो इसी पे टिकी हुई है कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है वहाँ तोड़ फोड़ मचाओ, वहाँ के बारे में बात करो। ये जो पहले मतलब ये होता है गॉसिप, इनको भाजपा सवाल पूछेगी ना, क्योंकि इन्होंने किसी भी परिवार से अपने टिकट नहीं दिया है, किसी भी परिवार से टिकट नहीं है, तो परिवारवाद। अब कैसी बात करें? हमारा तो कांग्रेस परिवार तोड़कर ले गए इतने सारे लोगों को, आज उनके भी जीतने के लाले पड़ गए। वो नहीं जीतने वाले, वापस हाथ हो गए हरक सिंह रावत जी, यशपाल आर्य हैं जो आए हैं वो समय पे आ गए। लेकिन आपको पता है ना कि जब संजीव आर्य जी आए हैं तो वो पूरा वहाँ पे मंत्री भी रह कर देख कर आए हैं कि क्या हाल होता है, गला कैसे घुटता है, ये भी तो देख के आए हैं। और अगर उनका बेटा अगर एमएलए चुना गया तो लोगों ने चुना ना उनको एमएलए, तो उस जनता को भी तो पूछना चाहिए ना कि उन्हें चुना जाना चाहिए नहीं। तो मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं
कि जब मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ तो मैं लोगों से ये बात कई बार मैं खुद भी पूछती थी कि ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, तो वो कहते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें ये पता है कि ये आदमी या ये महिला जो है हमारे लिए कार्य करेंगी, तो हमें काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। तो अगर जनता ये सोचती है तो आप जनता पे सवाल उठाने वाले कौन है ना। और जहाँ तक बात है जिन नामों को आप ले रहे हैं, हरीश रावत जी की बेटी वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है महिला कांग्रेस की, तो वो कांग्रेस में है ना, कांग्रेस की वही तो बात करें, परिवारवाद को क्यों एक बढ़ावा? सेकंड बताइए, नेशनल लेवल पे अगर वो उनको बनाया गया है तो आप इस चीज को कैसे इसको जोड़ के देख रहे हैं? इस पार्टी में आप भी जानते हैं कि हमारे जैसे भी लोग हैं, और आपको क्या लग रहा है कि हर एक को लड़ना ही है? क्षेत्र के जो लोग हैं, क्योंकि हरिद्वार ग्रामीण से मेरी कई बात हुई है, तो वहाँ के लोग कहते हैं भाई क्षेत्र में हमने मेहनत करी है, कई नाम है जैसे गुरजीत लहरी है वहाँ पर, कहता भाई क्षेत्र में हम लोगों ने मेहनत करी है और अचानक से हमारे ऊपर एक परिवारवाद का ठप्पा थोप दिया गया, तो हम क्यों एक्सेप्ट करें इन सब चीज़ों को? नहीं देखिए, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, आपने गुरजीत लहरी जी का नाम लिया है तो वो बहुत मजबूत कांग्रेसी हैं, कुछ भी हो जाए अब कांग्रेस के लिए कार्य करेंगे। तो किसको टिकट दिया गया है, देखिए टिकट तो एक ही को मिलता है, अगर 10 लोग कंटेंडर्स हों तो टिकट तो 10 को नहीं मिल सकता। अब आप मुझे बताइए, मेरे मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो मुझे अभी भी कहते हैं बड़ा बुरा लग रहा है, हम आना चाहते थे, काम करना चाहते। अरे भाई, तो हमें अगर सभी कोई टिकट ही मांगने लग जाए, सभी कोई इस लड़ाई झगड़े में पड़ जाए, तो संगठन को कौन मजबूत करेगा? संगठन को मजबूत करने वाले भी लोग भी चाहिए। अगर टिकट इस वक्त किसी को भी मिला है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कांग्रेस ही है, सिंपल सी बात है, वो उसे कांग्रेस के सिंबल पे टिकट मिला है और हम उसे जिताने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। और जब सरकार आएगी तभी तो कार्य होगा, इसलिए हर कार्यकर्ता आज जानता है कि हमें कांग्रेस पार्टी को लाना है, अपने लिए नहीं। अगर अपने लिए ही सोचेंगे हम तो जनता के लिए क्या करेंगे? कोई भी आ जाए, कोई भी जिसको टिकट मिलता है उसको जिताने का काम कांग्रेस कार्यकर्ता को करना होगा, क्योंकि जनता ये चाहती है। आपको ये नहीं लगता है कि किसी नेता की जो बेटा या बेटी होंगे उनसे ज़्यादा जो लोग हैं, वो जो कार्यकर्ता हैं वो धरातल पर कार्य करते हैं, या जो लोग टिकट की डिमांड कर रहे हैं अलग अलग, उससे वो ज़्यादा सक्षम है इन चीज़ों में? देखिए, अगर आपने सक्षमता की बात करी, कार्यकर्ता से ज़्यादा सक्षम तो कोई होता ही नहीं, और कार्यकर्ता का जितना भी आप सम्मान करेंगे वो हमेशा कम रहेगा, क्योंकि कार्यकर्ता नहीं तो नेता नहीं। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है जब कार्यकर्ता को मतलब ये समझना शुरू कर दें हम कि नहीं, हर कार्यकर्ता जो है वो नेता ही बन गया। तो अगर हर कार्यकर्ता नेता बन जाएगा तो कार्यकर्ता कहाँ रहेंगे, काम कौन करेगा? ये भाषण क्यों दिया गया आप कांग्रेस की तरफ से आया है कि एक परिवार एक टिकट? कई बार हमने सुना है इन सब चीज़। बिल्कुल सुना आपने, और जहाँ पे हमें लगा कि मजबूती से हमारी दावेदारी हो सकती है, वहाँ पे हमने दिया, ऐसे नहीं दिया। जैसे आप महिलाओं के बारे में अवश्य पूछेंगे मुझसे, लेकिन मैं पहले ही आपको बता दूं कि भाई हमें लीडरशिप को तैयार करना पड़ता है। अगर आप कहेंगे जी आपके पास हैं, इतने लीडर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनके अंदर सक्षमता भी है, लेकिन क्या हम चुनाव में ये सोच के जा रहे हैं, और ख़ास करके इस चुनाव में ये सोच के जा रहे हैं कि हमारे को जो महिलाओं को टिकट देना है, युवाओं को टिकट देना है, वो ज़्यादा महत्व है कि हम नाम के लिए दे दें, या ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हर सीट पे हम मजबूती से लड़ें? भाजपा वाले क्या कहते हैं? आप बार बार भाजपा वालों की बात मुझे कह रहे हैं, तो वो आपको मैं बता दूं कि वो कहते हैं कि हम तो 24/7 365 डेज तैयार रहते हैं। तो तुम लड़ते ही लड़ते मर जाओगे ना। हम नहीं करते, हम सरकार में आ जाते हैं तो काम करते हैं, और जब सरकार से बाहर होते हैं जब सरकार में नहीं रहते तो तब काम नहीं करते ना। जब सरकार से बाहर होते हैं तो जनता की आवाज़ बनते हैं। आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। तो हम जनता के मुद्दों को लेकर जाते हैं, हम इसमें नहीं लगते कि भारतीय जनता पार्टी को तोड़ दो, उनको फोड़ दो, उनके घर के अंदर घुस जाओ, क्या हो रहा, नहीं करते हम ये सब काम। अच्छा सुजाता जी, आप प्रवक्ता हैं और प्रखर प्रवक्ता हैं, और लगातार आपकी काउंटर भी करते रहते हैं आप लगातार, तो ये सवाल कई बार आपके उसमें भी आता होगा डिबेट्स वगैरह शो में कि भाई हरीश रावत जी की पूरी सरकार गिरा दी थी। हरीश रावत जी ने कहा था कि भाई जो ये बागी हुए हैं मैं इनको माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि इन्होंने सरकार गिराई है, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी है। और आज वही लोकतंत्र के हत्यारे हरीश रावत जी से कहते हैं कि हम माफ़ी मांगते हैं, और हरीश रावत जी उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये बातें हमें हजम नहीं होती कि क्या कांग्रेस केवल ये चाहती है कि केवल अगर वो जिताओ कैंडिडेट है हमारी एक सीट और आगे आ जाएगी, केवल इसीलिए उन्हें लिया गया? क्या है ध्येय, क्या है इसके पीछे? देखिए, आप जिस तरीके से इसको देख रहे हैं वो मतलब टू अ पॉइंट वो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। क्योंकि देखिए, जब हरीश रावत जी की सरकार गिराई गई तो जनता भी एकदम शॉक में थी कि ये मतलब ये क्या हुआ, और जिस तरह का प्रोपेगेंडा उनके विरुद्ध चलाया गया,
डिड दैट स्टैंड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ? नहीं ना, कुछ नहीं हुआ ना। तो अगर कुछ होता तब कोर्ट सजा देती। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग उस वक्त गए थे, हाँ, निश्चित तौर पे वो लोकतंत्र की हत्या थी। इसीलिए आज सुबोध उनियाल जैसे लोग बौखलाए हुए फिरते हैं। आज सतपाल महाराज का मैंने एक बयान सुना था, कुछ कल शायद मैंने पढ़ा उसके बारे में, कि वो कह रहे हैं 70 साल कुछ नहीं हुआ रे, कुछ तो शर्म कर लो बेशरम। बेशरम सतपाल महाराज, मंत्री उत्तराखंड के भाजपा के, इतने साल कांग्रेस में रहकर मंत्री बने, राज्यसभा के सांसद बने, और वैसे कितने पद लिए, शर्म नहीं आती? तब आप जनता के साथ अन्याय कर रहे थे, आप जनता को दगा दे रहे थे। आज दगा दे रहे हो क्योंकि आप बौखला गए हो। मगर इसी को कहते हैं कि इनका ना 60 पार बोल रहे हैं। इंग्लिश में कहते हैं सिनाइल, हिंदी में कहते हैं सठियाना। तो वो सठियाना 60 पे नहीं होता, वो सठियाना होता है जब दिमाग चल जाता है, जो सतपाल महाराज का चल गया, जो सुबोध उनियाल का चल गया। कितनी, जब कांग्रेस पार्टी में थे तब क्या करते थे? तब जिनके गुणगान गाते थे आज उनको गाली दे रहे हैं। तो जो गाली देने वाला है वो उस पार रहे तो बेहतर है। सवाल हम इसीलिए तो पूछ रहे हैं, जो गाली देते थे आज वो दोबारा से अगर कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस उनका वेलकम करती है। क्या हरक सिंह रावत ने गाली नहीं दी? जिनको बरगद का पेड़ बोला है, उनको उजाड़ू बल्द बोला है। तो इस तरीके के आरोप भी लगाए हैं। कहते हैं कि जहाँ हरीश रावत जी रहते हैं अपने नीचे किसी पनप नहीं देते, बरगद का पेड़ है, और आज वही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या माने? तो हरक सिंह रावत भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। हरक सिंह रावत जी ने तो माफी तक मांग ली। तो इसका मतलब क्या? अब आप मुझे एक चीज बताओ, घर परिवार है, हम कोई भाजपाइयों की तरह तो है नहीं कि तोड़ फोड़ करके उसको गुलाम बना के रखने के लिए आ जाए। हम परिवार की तरह रहते, प्यार मोहब्बत भाईचारा संवेदनशीलता। अब मुझे बताओ, जो चला गया अगर वो आके ये कह रहा है कि मैं वापस अपने घर आना चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई, लाख बार कहोगे लाख बार गलती मान लूंगा, माफी मांग लूंगा, तो क्या करें? आप मुझे बता दो, उसको सजा कैसे सजा दें? हमारा तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी इस पे बना हुआ है कि अगर कोई, विश्वास कैसे करोगे उन लोगों पे? क्या आपको विश्वास हो जाएगा कि दोबारा नहीं भाग के जाएंगे? देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि विश्वास कैसे करेंगे, तो ये तो मतलब इंसान के आप चरित्र को बिल्कुल ही नकार दे रहे हैं। ऐसे नहीं होता, विश्वास करा जाता है तभी धोखा भी मिलता है। लेकिन अगर कोई माफ़ी मांग रहा है और सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांग रहा है और फिर वो धोखा अगर देता है, तो वो उसका चरित्र पता चलेगा ना, वो तो जनता भी देखेगी फिर। लेकिन जनता ये भी कहती है नहीं, इनको तो लेना ही चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन खबर आई कि हरक सिंह रावत जी ज्वाइन कर रहे हैं और फिर खबर आई कि नहीं कर रहे हैं, तो मुझे कई फ़ोन ऐसे आए जो ग्राउंड पे प्रोटेस्ट करते हुए लोग हैं। उन्होंने कहा मैम सारा मूड ख़राब हो गया, वो ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने कहा कि उनके ज्वाइन करने से आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप, ये तो सरकार जा रही है, दूसरी आ रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, पर काम तो वो करते हैं ना, अगर आ जाएंगे तो काम करेंगे, माहौल बन जाएगा ये। तो आप ये जनता को देखिए ना। अब दूसरी तरफ एक व्यक्ति ने क्या कहा कि जनता ऐसे लोगों को चुनती है जो इधर से उधर चले जाते हैं। तो हमारी तो जनता के ऊपर उन्होंने सवाल उठा दिया। मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगी, उन्होंने तो मतलब मैं उनको देखती रहेगी कि क्या बोल रहे हैं। तो कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह की आपकी सोच है, लेकिन अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। हम इंसान हैं, हमें भरोसा करना पड़ता है। भरोसा टूटना नहीं चाहिए और लोगों को भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हरक सिंह रावत जी हों या कोई भी हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर वो जनता के साथ दगाबाजी होगी। एक बार हो चुका, दोबारा उन्हें भी नहीं करना चाहिए। और हम केवल भरोसा कर सकते हैं। इस स्टेज पे हम उन पे सवाल उठाएं, वो सही नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। अब चुनाव निकट है, 14 फरवरी को चुनाव होने, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी काफ़ी सक्रिय हैं और महिलाओं को लेकर बड़ी सक्रिय है। आप भी एक महिला हैं और उन्होंने कहा है कि 40% जो टिकट है वो महिलाओं को दिया जाएगा। अब उत्तराखंड में तो हमने देखा है कि मुश्किल से 5 महिलाओं को, 5 जहाँ तक मेरी जानकारी है, टिकट मिला है। तो ऐसा ये भेदभाव क्यों है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तराखंड की राजनीति में? क्या यहाँ की महिलाएं सक्षम नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम एक संघीय ढांचा है और हर राज्य को अधिकार है कि वहाँ पे जो हमारी इकाई है वो किस तरह से चुनाव में जाए, उनकी रणनीति क्या हो। तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि प्रियंका गांधी जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रही हैं, वहाँ की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है। और अगर उत्तराखंड की होती तो और खुशी होती, लेकिन हमारे पास भी एक बहुत अच्छे इंचार्ज हैं, इसलिए वो सवाल भी गलत हो जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि महिलाओं को
हमें ज़्यादा देना चाहिए, खुद महिला होने के नाते उस चीज़ को वो पुश कर पाईं। मगर आपने सुना होगा उन्होंने कहा कि मैंने 50% माँगा था, मुझे 40% मिला क्योंकि सब 40% पे मान गए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात यहाँ आप तो 10% भी मैं नहीं मिल आपको पाया। उस पे आ रही हूँ, मगर आप ये देखिए, यही चीज़ मैं बता रही हूँ आपको कि उत्तर प्रदेश में आप देखें तो धर्म की और ये जो फर्जी राष्ट्रवाद है भाजपा का, इसकी राजनीति होती नहीं। ये हिंदू मुस्लिम होता ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि बात जो है वो पूरी की पूरी टर्न हो गई थी, महिलाओं को टिकट दिया जा रहा है, युवाओं को दिया जा रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय पे मैं आपको इतना गारंटी करके बता सकती हूँ कि ये बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आवाज़ उठ जाती है जब एक तरफ से, तो हर जगह आवाज़ उठनी शुरू होती है। आप अगर कहेंगे पंजाब को, अगर कहेंगे गोवा, मणिपुर, जहाँ पे अब चुनाव है, तो वहाँ पे भी यही हाल है सभी राज्यों में कि भाई उतने टिकट वहाँ तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आवाज़ जब उठनी शुरू होती कारण है। क्या है? कारण मैं जानना चाहता हूँ कि मैं बताती यहाँ पर क्यों नहीं है? क्या यहाँ की महिलाएं सक्षम नहीं है? मैं इसका जवाब जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक महिला हैं और आप दिल से भी ये चाहती होंगी कि महिलाएं आगे बढ़े, महिलाओं को भी उतना सम्मान मिलना मैं चाहिए। बता रही हूँ आपको, मैं चाहती हूँ कि महिला मुख्यमंत्री मिले इस राज्य को। महिला मुख्यमंत्री जिस दिन मेरे राज्य को मिलेगी, उस दिन इस राज्य का चेहरा अलग होगा, क्योंकि महिलाओं के बलिदानों से बना हुआ राज्य, ये मेरा सपना है। लेकिन धीरे-धीरे महिलाओं की लड़ाई हमेशा बहुत मुश्किल रही है, क्योंकि उन्हें रोकने के क्योंकि लिए कई महिलाएं नाराज हुई हैं इस कांग्रेस पार्टी से। सरिता आर्या जी छोड़ के भाजपा देखिए, वो चले थोड़ा गई। जल्दी कर गई टिकट, मतलब वो मैं रिलीज़ एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल, एक वो रुकना चाहिए था उनको। लेकिन अगर मैं अपने संगठन की बात करूँ, ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस, तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारा टॉप पोस्ट्स है, उसमें 50% महिला है। कैसे? हमारे अध्यक्ष हैं मनीष खंडूरी जी, 25% हो गया। सेक्रेटरी हैं रविंदर सिंह जी, 25%, यानी कि 50%। आपको मालूम है मेरे पास क्या पोस्ट है? सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट का नहीं है, मेरे पास ट्रेज़रर का भी है। तो यानी कि मैं उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष 50% हूँ ना। तो आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि राहुल गांधी जी ने ये डिसाइड किया है कि ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस में 33% तो होगा ही होगा, और मुझे तो 50% दिया गया है। मतलब अगर अच्छा, एक बात मेरे को बताइएगा, कांग्रेस जिन मुद्दों को उठाती है उन पर कायम क्यों नहीं रहती है? जैसे कि मैंने मुद्दा बताया एक परिवारवाद से, कांग्रेस ने खुद ही कहा था कि एक परिवार एक टिकट, वो नहीं हो पाया, भले ही आप कुछ भी रीजन उसका देते रहें। उसके बाद महिलाओं की बात करी, महिलाओं को भी उतना टिकट नहीं दे पाया। अब आप सैनिकों की बात आप लोग कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि कितने ऐसे सैनिकों को टिकट मिला है जो सैनिक पृष्ठभूमि से आते हैं, इस जो 70 विधानसभा के टिकट उत्तराखंड से बांटे गए? चौबट्टा खाल से, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा नाम उनका, वो उनका बैकग्राउंड यही है, सैनिकों का वो है। लेकिन आप सैनिकों के सम्मान की अगर बात कर रहे हैं, तो सैनिकों का सम्मान ना दिखावा करके नहीं होता, सैनिकों का सम्मान दिल से होता है। सैनिकों के लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में जो कुछ लिखा है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि हम सैनिकों का सम्मान कैसे करते हैं। जो हमारे सैनिक हैं, अगर जो जेसीओज़ हैं, उनके परिवार वो त्राहिमाम कर रहे हैं और सरकार सुन नहीं रही है, तो उनका सम्मान करने की ज़रूरत पहले। वो पॉलिटिक्स में तो तब आएँगे ना, जब उनके घरों में खाना आएगा, जब वो सक्षम होंगे। अगर वो रिटायर होने के बाद हमारी सरकार ने उनको बिल्कुल धकेल दिया, तो क्या ये सही किया? उनका वेतनमान नहीं दे रहे, वो आंदोलन कर रहे हैं, तो उनमें से किसको आपको लगता निकाल के नहीं हम कि लाएंगे? अगर 70 विधानसभा सीटें हैं हमारे पास, अगर 5 सैनिकों को दिए जाते जो पूर्व सैनिक है, क्योंकि आपके उसमें कार्यकारिणी में बना हुआ है, आपका संगठन है सैनिकों का, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कम से कम आपको देखिए, 4 उसके लिए लोगों को आगे भी आना पड़ता है ना, टिकट भी तो माँगेंगे वो। मतलब हम खुद मतलब ज़बरदस्ती करके किसी को लाएँ, मैंने जो आपको बताया, इस वक़्त जेन्युइन तो समस्याएँ हैं। इसका हम मतलब ये समझें हम लोग कि सैनिक बहुल्य क्षेत्र हमारा है। उत्तराखंड है हमारा, यानी कि जो सैनिक है वो कांग्रेस से ज़्यादा नहीं जुड़ा हुआ है, वो भारतीय नहीं, जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा है। ये कैसी बात कर रहे हैं? यही तो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि आपने बोला ना टिकट वितरण नहीं हुआ है, इसका मतलब ज़्यादा लोग नहीं नहीं, जुड़े हुए नहीं, हैं। आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं क्या कह रही हूँ कि इस समय इस सरकार ने ऐसा हाल कर दिया है कि लोग अपना जीवन यापन करने में बिज़ी हैं। उनको ये देखने को मुश्किल हो रही है कि हम अपने परिवार को कैसे चलाएँ। वो अलग-अलग लड़ाइयों को लड़ रहे हैं। तो जिसका जो एक तो जो सैनिक होता है, वो इतना प्रोफ़ेशनल होता है कि वो जानता है, वो जब रिटायर होता है तब भी वो कोई ना कोई काम करता रहता है। तो वो बैलेंस बना के सब चीज़ों में करता है। लेकिन ये पिछले 5 साल इतने खराब गुज़रे हैं कि वो बैलेंस वो नहीं बना पाए। वो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ वो काम कर रहे हैं कहीं पर और दूसरी तरफ वो सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वजह से वो कहीं न कहीं
पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आप देखें तो सामने नहीं आए। लेकिन जैसा मैं आपको बता रही हूँ, मुझे खबर है, मुझे कल पौड़ी से किसी का फ़ोन आया था कि मतलब लोगों को बड़ी खुशी हुई कि आपने किसी सैनिक बैकग्राउंड वाले को टिकट दिया है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे को ये लोगों को सशक्त पहले करना पड़ेगा। भाजपा ने वो जो ताली-थाली, घंटी बजवा कर लोगों को बेवकूफ़ बनाया है ना, उन सब चीज़ों से आगे बढ़ के हम लोगों को सशक्त करेंगे, तभी तो वो पॉलिटिक्स में आएँगे। जैसे महिलाओं की आप बात करते हैं, महिला आज अगर सारे पुरुष बैठे हुए हैं, तो महिलाएँ आएँगी कैसे? महिलाओं को अपनी लड़ाई उन्हीं पुरुषों से तो लड़नी पड़ेगी। तो अगर वो लड़ेंगी तभी तो वो बढ़ेंगी, इसलिए उनको लड़कर अपनी जगह पानी पड़ेगी। लेकिन एक बार वो हो जाएगा तो हम जानते हैं कि हम और बहुत सारे लोगों को आगे करेंगे। उसी तरह से सैनिकों का है कि सैनिक अगर वो सशक्त हो जाएं, ये सरकार जाए वो सशक्त हो, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कांग्रेस आप को क्यों नहीं देखेंगे दिखता है सैनिक सशक्त हैं? क्योंकि भाजपा ने कई लोगों को ऐसे टिकट दिया है। उनको कांग्रेस को क्यों नहीं दिखता है सशक्त महिलाएं? भाजपा से कांग्रेस से ज्यादा महिलाओं को टिकट भाजपा ने दिया। हालांकि उन्होंने भी ज्यादा महिलाओं को टिकट नहीं देखिए, दिया ये है, तो हाँ। लेकिन आपसे ज्यादा उन्होंने दिया है। उससे क्या होता है, देखिए अगर हम ऐसे कंपैरिजन करें कि हमने 4 दिए, उन्होंने चलिए मान लिया अगर 8 भी दिए होते, 10 भी दिए होते, तो उससे क्या हो जाता है? आपने क्या किया, आपने अपनी महिला प्रकोष्ठ की जो अध्यक्षा है, पहले आपने उनका टिकट काट दिया यमकेश्वर से। कहाँ से दिया टिकट? कोट द्वार से, जहाँ से उनके पिताजी हार गए। यानी कि आप जानते हैं, आप मेजर जनरल बीसी खंडूरी का जो भाजपा से नाता है उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? स्टैंडिंग कमिटी फॉर डिफेंस, उसके अध्यक्ष थे ना मेजर जनरल खंडूरी। क्या किया मोदी जी ने? जब उन्होंने सवाल उठा लिया और कहा कि भाई डिफेंस फोर्सेस को अधिक पैसा दिया जाना चाहिए, बजट में ज़्यादा पैसा होना चाहिए, अगले दिन उनको निकाल दिया गया उससे। तो ये सैनिकों का अपमान करते हैं। और मोदी जी तो अपने से ज़्यादा किसी को समझते ही नहीं। भाई जो पढ़ा लिखा वो तो उनको तो कुछ समझते ही नहीं। और सैनिकों का सम्मान ये होता है, पहले उनके साथ ऐसा किया, अब उनकी बेटी को यमकेश्वर से टिकट काटते हैं। पहले तो आता ही नहीं नाम। अगर उन्होंने देना ही होता तो पहली लिस्ट में आता। लेकिन फिर उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी जब ये सवाल उठा कि आपने ये क्या कर दिया कि उनका काट दिया और सरिता आर्या जी को दे दिया। हमें दिक्कत नहीं है, सरिता आर्या जी को दिया, चलिए टिकट तो मिला, हमारी तो महिला है भाई, वो उधर चली गई, लेकिन जो कुछ सीखा है यहीं तो सीखा है। तो ठीक है भाई, आपने टिकट दे दिया, उनको बहुत बहुत बधाई हो, हाँ उनको शुभकामनाएं। लेकिन उन्होंने जिन महिलाओं को टिकट दिया है उसमें से मुझे बता दीजिए कि उन्होंने क्या चीज़ उसमें नहीं बताई है। प्रणव चैंपियन को नहीं दिया, उनकी वाइफ को दिया। प्रणव चैंपियन हार रहा है, देवयानी को इसलिए दिया गया है कि कुछ डैमेज कंट्रोल हो सके, उसकी जमानत जब्त ना हो, केवल इतनी सी बात है। आप भी जानते हैं वहाँ पे मुकाबला किस प्रकार का हो चुका है। तो सच्चाई ये है कि ये केवल जिसे कहते हैं वो परिवारवाद नहीं है। अगर प्रणव चैंपियन नहीं है तो उसकी वाइफ को दोगे, ये कौन सी बात हुई वाला? और जो गाली देता है हमारे राज्य को, माँ बहन की गाली देता है प्रणव चैंपियन, और प्रणव चैंपियन की वाइफ जो क्या बोलते हैं वो कोट आपको याद है पहन के घूम रही थी, खाल वाला, फिर कह रही नहीं ये तो नकली है। भाई ऐसी महिला को आप टिकट कैसे दे रहे हैं? लेकिन इस बात पे चलो मैं ये कह देती हूँ, महिला है उनको मिला, चलो कोई बात नहीं, इसी में हमें खुश होना चाहिए कि एक महिला को दिया। तो मुझे ये बता दो कि उनका जो चरित्र है वो क्या है? वो तो जोड़ तोड़ ये वो, और फिर उनकी नज़रें हम पर, अरे अपने घर को मजबूत कर लो, तुम्हारा घर टूट रहा, लेकिन तुम्हें हमारे घर की फिक्र ज़्यादा हो रही है। तो मुझे उनसे कोई कंपैरिजन नहीं करना, हमारा एक एक नेता सशक्त है। और मुझे बताइए आज ये ज़रूरत भी है ना कि हमारा एक एक नेता जो है जब खड़ा होता है तो कार्यकर्ता सशक्त हो, टीवी पे बैठा हो तो वो सशक्त हो। हमारे सामने हमारी महिलाएं, हमारी महिला शक्ति आपने देखी है प्रवक्ताओं की, उनके सामने एक भाजपा ही नहीं टिक पाता। तो ये क्या बताता है? थोड़ा मैनिफेस्टो की तरफ हम आगे बढ़ते जी। हैं। पहला आपने लिखा है सरकार बनने से पहले वर्ष में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी, इसके पश्चात चरणबद्ध तरीके से ये छूट बढ़ाई जाएगी। तो ये तो आम आदमी पार्टी का मुद्दा हुआ करता था बिजली फ्री देने का। तो आम आदमी पार्टी इल्ज़ाम भी लगा रही है कि भाजपा और कांग्रेस हम डर गए हैं, इसलिए अब जो बिजली फ्री का जो लोग कह रहे हैं, उन्होंने 300 यूनिट कही है, आपने 200 यूनिट कही है, तो वो हमारा जो कॉपी कर रहे हैं, हमारे तरीके को कॉपी कर रहे हैं। ये एक अजीब सा प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये तो सभी कुछ फ्री देते हैं।
है ना। लेकिन सच्चाई है कि इस देश में पहले भी चीज़ें फ्री मिली है या नहीं मिली है। ये कल्याणकारी राज्य है, कोई इनको समझा दे। अब हुआ ये है कि इतने सालों में इतनी कल्याणकारी योजनाएं आई हैं, इतनी चीज़ें मुफ्त में दी गई हैं जिसका हिसाब नहीं रखा गया। जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, जिस देश को गुलामी का दंश सहना पड़ा, जो गुलाम था, उनके लोगों को सशक्त करने के लिए, एक स्तर पर लाने के लिए कांग्रेस की ही सरकारें थी। और लेकिन उन्होंने, आपके यूनिट कम क्यों है? उनकी 200 है, उनकी 300 है। क्योंकि हम प्रैक्टिकल बातें करते हैं। मगर हमने क्या कहा, हमने ये वर्कआउट किया। हमने ऐसे ही नहीं बना दिया कि कुछ भी बना के कुछ भी कह दो, नहीं, हमने वर्कआउट किया। हमें पता है कि हम इतनी सारी चीज़ों के बीच में ये 200 यूनिट दे सकते हैं। हम उन लोगों की तरफ भी देख रहे हैं जो रोजगार सृजित करेंगे। जब वो रोजगार जितना ज़्यादा सृजित कर सकेंगे, उतना हम चीज़ों को फ्री भी दे सकेंगे, बढ़ा सकेंगे। वो तो इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि उनकी अब तक सरकारें नहीं रही थी। आपकी तो सरकारें रही, तो आपने उस समय फ्री क्यों नहीं मैं करा? आपको बता तो नहीं हूँ, अरे यही तो कह रही हूँ, फ्री भी बहुत कुछ दिया है। अब बिजली इतनी महंगी, आपने बिजली के बिल देखे? मुझे समझ में नहीं आता क्या दिया है 10 सालों तक फ्री? क्या फ्री क्या नहीं, तो बहुत सारी। हमने तो रेट कभी ऐसे बढ़ाए नहीं। जब वो 25 पैसे भी या 10 पैसे भी इधर उधर होते थे, हम खुद भी चिल्लाने लगते थे अपनी सरकार के ऊपर कि ये क्या कर दिया, बिजली का बिल बढ़ा दिया। और जब बीजेपी आई है तो पता नहीं, जहाँ पे मेरा बिल जितना आता था उसका डबल आने लग गया है। अब आप मुझे बताओ कि बिजली का बिल डबल आता है, जो हमारा गैस सिलेंडर है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाता है, मतलब सब्जियां हैं वो इतनी महंगी है, तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? श्वेता जी, सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने कांग्रेस अभी ज्वाइन करी है, कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है नहीं, आपसे। आपको पता नहीं है, मेरा दिल, दिमाग और डीएनए कांग्रेस का है। और नहीं, मैं लेकिन intellectual 10 साल में कई साल 10 से हूँ। साल उत्तराखंड में सरकार रही है। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, पहले भारत में हम बाद में जाएंगे। इस समय मैनिफेस्टो में 200 यूनिट फ्री बिजली करी है। जब सरकार रही है तब ये फ्री बिजली क्यों नहीं मिली? 100 यूनिट ही फ्री कर देते। नहीं, देखिए जरूरत नहीं थी ना, रेट कम थे। अब रेट इतने ज्यादा हो गए। अब आप मुझे बताइए, अगर 9 रुपए, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 9 रुपए है, तो उसको हम 4 रुपए तो कर नहीं सकेंगे ना हर चीज का। ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। जो चीज़ प्रैक्टिकेबल है वो हमने कर दी है कि जैसे गैस सिलेंडर का है, उसको हमने वर्कआउट किया कि इतने गैस सिलेंडर हमारे को लगते हैं यहाँ। अब हमारे को अपना बिजली का सिस्टम भी ठीक करके, उसको स्टडी करके, हम हर साल लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो एक तरफ फ्री की जो बात हो रही है वो तो फ्री है, दूसरी तरफ अगर हम उसे कुछ रेट कम कर पाएंगे तो वो भी करने की दिशा में हम काम करेंगे। केवल फ्री वाली बात नहीं है। तो इस बात को समझिए कि अगर हम हर साल की बात करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से उसको कंट्रोल में लाए ताकि लोगों के ऊपर ये बर्डन ना पड़े। ये कहने का मतलब है। चलिए, दूसरे जो आपका मैनिफेस्टो में दूसरा जो आपने छूट दी है या जो आपने रखा है मैनिफेस्टो, थोड़ा लंबा हो जाएगा इंटरव्यू, लेकिन बने रहें ताकि हमें डिटेल में चीज़ें पता चल पाए। शॉर्ट में चीज़ें पता नहीं चल पाती है। जो स्नातकोत्तर छात्रों को मिलेंगे 5 लाख रुपए के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये क्या चीज़ है? देखिए, क्रेडिट कार्ड ये होता है कि जब अगर स्टूडेंट्स कहीं जाना चाहते हैं, सपोजिंग उनको कोई कहीं अप्लाई करना है, कोई ट्रेनिंग करनी है, तो उनको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है इमीडिएटली। तो अगर क्रेडिट कार्ड होगा उनके पास तो उनको वो पैसा इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगा। हर एक के माता पिता के पास इमीडिएटली। जब ये स्नातकोत्तर मतलब ग्रेजुएशन पूरी कर देंगे, हाँ, उसके बाद मिलेंगे कि एडमिशन? नहीं, ये स्नातकोत्तर वाले छात्रों को मिलेगा। तो क्या होगा कि अगर सपोजिंग उन्होंने कुछ प्रेपरेशन करना है किसी कंपटीशन की, आप जानते हैं कि कई चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, सरकार उसकी भी कोशिश करेगी कि उनको वो उपलब्ध कराया जाए ट्रेनिंग के लिए कोर्सेज। लेकिन अगर सपोजिंग कोई बच्चा कहीं पे करना ही चाहता है स्पेसिफिकली, तो वो इमीडिएटली वो पैसा यूज़ कर सकता है। कहीं एडमिशन अच्छी जगह पे वो चाहता है, उसके पेरेंट्स के पास उतने पैसे उस वक्त नहीं है, पेरेंट्स भी अरेंज करते ही हैं, तो आपको वो इमीडिएट वाला जो प्रॉब्लम बच्चों को फेस करना पड़ता है, कम से कम वो नहीं होगा। ये क्रेडिट कार्ड, अच्छा, ये फिर वापस भी करना पड़ेगा? इसका ब्याज वगैरह क्या होगा? वो उसी हिसाब से मतलब जो नॉर्मल ब्याज होता है उसी तरीके से होगा जैसे क्रेडिट कार्ड पे होता है। क्रेडिट कार्ड का तो हमने देखा है बहुत ज़्यादा ब्याज क्रेडिट कार्ड वाले नहीं, लगा। उस तरीके से नहीं रहेगा, वो हम वर्कआउट करके उसी हिसाब से देंगे क्योंकि ये सरकार की स्कीम होगी। तीसरा है कि सरकारी नौकरी में लगी रोक को तत्काल हटाया जाएगा और वर्तमान में 57,000 रिक्त पद हैं जिसको पहले साल में भरा जाएगा। 57,000 पद पहले साल में? बताइए,
एग्जैक्टली जब खाली है तो उनको, आप मुझे बताओ ना, सरकार काम कैसे करेगी अगर पद नहीं भरे होंगे? इसीलिए तो ये सरकार को जो वित्तीय बोझ पड़ेगा 60-70 हजार करोड़ के तले हमारे वो तो पहले भी उत्तराखंड। था ना, मतलब ये तो है ना, मतलब इसको क्या कर सकते हैं? 57,000 लिखा है, 57,000 में कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा? मैं आपको, हाँ बिल्कुल, वो तो कैलकुलेशन करके ही हमने डाला है, लेकिन जो जो पद रिक्त हैं उनके बिना हम काम नहीं कर सकते। आप देखते तो है, सचिवालय में भी वहाँ पे वो सचिवालय संघ वाले जो हैं वो बैठकर आंदोलन करते रहते हैं। क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे मतलब ह्यूमन रिसोर्स को वो एम्प्लॉय नहीं करे। अगर आप एम्प्लॉय नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे? देखिए, ये वाला एक खर्चा ऐसा है, अगर ये खर्चा हम करते हैं तो हम जो प्रोग्राम्स लाएं, ये जो पूरे मैनिफेस्टो में, ये सारे काम तभी तो कर पाएंगे। ठीक है नेक्स्ट उसके बाद, राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था को लागू किया जाएगा, ये वादा, नहीं, मैं बताती हूँ, ये इसका वादा खाका- जो है इसका ये खाका तैयार हुआ था और 2 बार राज्यपाल को भेजा गया था, मालूम है आपको, पिछले हमारे समय में। लेकिन लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अप्रूव नहीं करते ना। अरे जब 2014 में उनकी सरकार आ गई, आप देखो इस बात को, जब 2014 में भाजपा की ये प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार आई तो इन्होंने तो हर तरीके से हमारी सरकार को कमज़ोर किया। हम खाका, आपको याद होगा, शायद ये पहले ही हो जाता, लेकिन 2013 में आपदा आ गई तो वो थोड़ा डिले हो गया। फिर जब हरीश रावत जी की सरकार आई तो 2 बार भेजा गया, हो सकता है 3 बार भी टोटल भेजा होगा, 2 का तो मैं परफेक्ट बिल्कुल बता रही हूँ कंफर्म, मगर उसको अप्रूवल नहीं दिया। लेकिन लोकायुक्त का जो ये मांग है, ये मैंने बड़ी बारीकी से कवर की है इसको, जो हमारे 2 नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, परमानंद बलोदी जी और सुमन बड़ोनी जी, बड़ा संघर्ष किया उन्होंने लोकायुक्त के लिए, लेकिन कांग्रेस मुखर रूप से उनके साथ खड़ी नहीं रही है। पूरी कांग्रेस अगर साथ खड़ी होती तो शायद उनको भी बल मिलता। तो इस प्रकार से क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उनका कहना है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों नहीं चाहती कि लोकायुक्त उत्तराखंड में लागू। अब वो पता चलेगा ना, अब आने तो दीजिए सरकार, जैसे ही सरकार आएगी हम इमीडिएटली इन चीज़ों, इनको अगर हमने इस वाले फोल्डर में दिया है ना आपको, इस ब्रोशर में, वो इसीलिए कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ताकि जनता जाने कि ये हम करेंगे, और अगर हम नहीं करते तो जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। कितने दिन में करेंगे? क्योंकि भाजपा के मैनिफेस्टो में 100 दिन में था, आपके उसमें कोई डेट नहीं लिखी हुई। देखिए, हम तो जल्दी से जल्दी करने जा रहे हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा। जो चीज़ें हम लिख रहे हैं, आप इतना समझ लीजिए कि हम कोई डेट इनकी तरह नहीं देते। वही है ना, 100 दिन क्यों दें हम इनको करने दो ना, ये तो बेवकूफ़ बनाने का काम। 100 दिन, इतने सारे बिलियन, इनका काम ही है, हम नहीं करते ये। हम जो प्रैक्टिकल चीज़ें, हम पूरा जोर लगाएंगे इसमें। अब वो अगर हम, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछली बार भी हुआ तो हमारे हाथ में नहीं था, कि हमने वो भेज दिया खाका, उसके बाद उस प्रपोजल को अगर एक्सेप्ट नहीं किया गया महामहिम के द्वारा तो वो हमारे हाथ में नहीं है। हम फिर भी जोर लगाते तो भाजपा की सरकार है, तो हम क्या, आपको क्या लगता है हम पूरा जोर नहीं लगाएंगे? आपको लगता नहीं कि अभी कैसा जोर लगाया? जो जोर पिछली सरकार में लगाया था वही जोर लगाएंगे। सरकार को तो गिरा रहे थे, वो जोर लगाने कहाँ दे रहे थे? वो तो सरकार को अस्थिर करना, ये सारी चीज़ों में लगे हुए थे। अब हम पूरा जोर लगाएंगे कि ये जल्द से जल्द हो, और नहीं भी होगा अगर तो याद रखिएगा कि सरकार तो जाएगी इनकी, और तब देखते हैं कि कैसे रोक देंगे हम उनको। लेकिन जनता के सामने हम खड़े हैं और जनता को दिखाएंगे कि हम किस प्रकार से लोकायुक्त लाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हम पब्लिसिटी नहीं करते थे ना पहले, यही हमारी दिक्कत थी। मोदी जी ने सिखा दिया करो पब्लिसिटी, लेकिन वो हम नहीं करना चाहते। कांग्रेस भी मोदी जी की राह पर चल पड़ी है, हम करना नहीं चाहते। आपने नहीं सुना मुझे, बिल्कुल मोदी जी तो जो करते हैं वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन जनता को पता होना चाहिए कि जो मोदी जी झूठ बोलते हैं, उनके ये जो चेले हैं ना, चेले चपाटे झूठ बोलते हैं, हम उस तरीके का काम नहीं करते। हम जो कहते हैं हम पूरा जोर लगा के कहते हैं और करवाते भी हैं। पुलिस विभाग में रिक्त पदों को तत्काल भरा जाएगा, जिसमें 40% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। 40% आरक्षण कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? हम आधी आबादी है, अजीब बात कर रहे हैं आप। हमें तो 50% टिकट भी चाहिए अगली बार, और हमें 40% यहाँ बोला, अगली बार 50 होना चाहिए, 50%। आरक्षण की बातें 40% महिलाओं के लिए पुलिस विभाग में लिखते हैं, लेकिन खुद टिकट नहीं देते। ये गलत बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में ब्लॉक कैडर व्यवस्था को लागू किया जाएगा, एक ही आपने भरा है। इसके साथ साथ मैनिफेस्टो में प्रदेश में समुचित शिक्षा ढांचा विकसित करने के लिए शिक्षा बजट में वृद्धि की जाएगी। कितने % बढ़ाने की सोच रहे हैं? वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन इसको बढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन हमारी जनता जागरूक हो गई, पढ़ी लिखी हो गई, तो
कोई कांग्रेस पार्टी या कोई भाजपा या कोई और पार्टी आके उनको भ्रमित करने की कोशिश भी नहीं करेगी। कांग्रेस ने कभी नहीं किया ये काम। कांग्रेस ने हमेशा लोगों को सशक्त किया कि भाई आप इस चीज़ को देखो, पहचानो। हम तो आज भी कहते हैं कि आपने अगर प्रियंका गांधी जी का भाषण सुना जिस दिन वो आई थी, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को देखो, समझो, जागरूक बनो, समझो, और अगर किसी ने काम नहीं किया तो उसे वोट ना दो। उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि बीजेपी को वोट ना दो, उन्होंने कहा जिसने काम नहीं किया। इसका मतलब वो एक जनरल बात कर रही लेकिन थी। इसमें मेरे को कुछ जो त्रुटि नजर आई, तो आपने परसेंटेज लिखा हुआ है कि भाई हम कितना परसेंटेज लिखेंगे, इसमें नई शिक्षा नीति की बात नहीं है कहीं पर भी इस तरीके की। नहीं, देखिए, शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताती हूँ। लेकिन ये चीज़ है कि हम परसेंटेज जो है उस वक्त, जिस वक्त ये प्रपोजल आएगा उस वक्त करके तब हम बताएंगे। वैसे कर लिया हमने रफ। अच्छा, सही सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली राशि दुगनी की जाएगी, साथ ही प्रत्येक शहीद परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जी, तो अब आप बताइए, हम सैनिकों के सम्मान की बात को ना ढिंडोरा पीट के मजाक नहीं बनाना चाहते। हम उसकी संवेदनशीलता को समझते हैं और उसको सीरियसली करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं, और हमेशा से हमने किया है। हम सैनिकों के परिवारों को के दर्द को समझते हैं, हम नहीं चाहते कि उनको कोई तकलीफ हो। और उत्तराखंड राज्य जब बना था उत्तर प्रदेश से, तो आपको पता है कि मतलब सैनिक बाहुल्य होने की वजह से उपसुल बना, उपनल हुआ, आज उन्होंने आंदोलन किया, उनकी बातों को भी हमने रखा। लेकिन साथ ही हमने इस बात को साफ कर दिया है कि जो सैनिकों के परिवार हैं उनको हम किस तरह से सुविधाएं दे सकते हैं। जो उनको मिल रहा है उसको डबल अमाउंट अगर मिलेगा तो वो तो डेफिनेटली उनके लिए एक अच्छी चीज़ होगी। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। साथ ही साथ राज्य में पुलिसकर्मियों को 4600 का ग्रेड दिया जाएगा। ये काफ़ी समय से पुलिसकर्मियों की मांग भी थी। इसके साथ साथ खनिज उत्खनन में एक उद्योग और व्यापार के रूप में मान्यता और सम्मान प्राप्त हो। अवैध खनन को बंद किया जाएगा। 2017 की नीति को और अधिक बेहतर बना हम राजस्व में वृद्धि करेंगे। क्या है 2017 की नीति? और हम हमारे यहाँ खनन जो है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ये हम जानते हैं। लेकिन उसमें अवैध खनन की वजह से आप जानते हैं ब्रिज कैसे गिर गया था, रानी पोखरी वाला, आपने कवर भी किया उसको, और भी कई ब्रिजेस के साथ ऐसा हुआ। तो हम अवैध खनन को बंद करने की दिशा में कार्य करेंगे, और हम जो खनन है उसको मजबूती के साथ वो सही तरीके से हो, उसकी दिशा में काम करेंगे, ताकि वो पारदर्शिता तरीके से हो। ये ना हो कि उसमें इलीगैलिटीज़ कहीं पे भी आ सके। तो ये है। इसके साथ साथ मैनिफेस्टो में जो 11 पॉइंट है वो दिया है, 3P मॉडल पर काम करेंगे, जो प्रोड्यूस प्रोसेस पार्टनर आधारित होंगे। ग्रामीण उद्यमिता पार्कों के माध्यम में सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में 15 ब्लॉकों में सघन फल पट्टियों के रूप में विकसित किया जाएगा। 3P क्या है? ट्रिपल पी। जी, देखिए वही पब्लिक प्राइवेट नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, ये देखिए लिखा है प्रोड्यूस प्रोसेस ऑफ पार्टनर। अच्छा। तो हम जब बात करते हैं तो हम मैंने आपको अभी कुछ देर पहले मैं बता भी रही थी कि कैसे हर गांव में हमने स्टडी करी है कि इस जगह पे ये चीज़ उग सकती है। और दिक्कतें कहाँ आती है कि वो हम पार्टनर नहीं कर पाते, तो हमारे को उनके साथ पार्टनर भी करना पड़ेगा ताकि उनकी चीज़ को बिकवा सके, मार्केट भी कर सके। फिर उनकी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज बनाना, क्योंकि जो चीज़ जैसे माना में अगर है या नीति में है, मटर है, आपके आलू हैं, या कोई भी भाजपा जैसा जड़ी जुमला साबित तो नहीं होगा कि भाजपा में ट्रिपल पी का चलाया था। आज जितने भी अस्पताल आप देखें सब रेफरल सेंटर उन्होंने बना के ये रखे वो हैं। वाला पी नहीं है ना, ट्रिपल पी। ये तो क्योंकि हमने देखा कि भाई ये जो प्रोड्यूस है इसको हमें प्रोसेसिंग भी करना है, उसके लिए हमें उनके साथ पार्टनरशिप भी करनी है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे अमूल का हुआ, उस तर्ज पे भी हम कुछ चीज़ों को करेंगे आगे जाके, जो अभी इसमें उस तरीके से लिखा नहीं गया, लेकिन हम वो उस तरीके से उन लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ, आप जानते हैं कमोमिला चाय जो है बहुत महंगी बिकती है, और वो हमने उगा के देखा है, और वो एक ऑल्टीट्यूड पे उग जाता है। उसकी देखभाल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मतलब ये नहीं होता कि आप खड़े रहें वहाँ पर, तो उसको जंगली जानवर नहीं खाता, लेकिन वो बहुत महंगा बिकता है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। और अगर वो ऑलरेडी उग रहा है, मैं तो वहीं से लेती हूँ। जैसे आपका भांग का तेल है, वो दवाइयों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका वो प्रोड्यूस हो गया, लेकिन और आप जानते हैं भांग कितनी होती है, वो जंगली होती है, काट के फेंका जाता।
अगर वो तेल बनता है उसको निकाल के हम उसे स्टोर तो करेंगे, प्रोसेसिंग के लिए भी यूनिट चाहिए, फिर उसको भांग की खेती आप अलाउड करेंगे? नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जंगली जो उगता है कितना, उसको आप देखो ज़रा कि कैसे जंगली उग रहा है, उसको दवाई में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उस जंगली को भी हम यूज़ कर लेते हैं, मैंने तो कमोमिला चाय की बात बता रही हूँ मैं, तो कमोमिला चाय जो है वो उसको ना तो कोई जंगली जानवर खाता है, तो अगर कोई कहता है मैं नहीं कर रहा काम, बस मेरे गाँव में तो उसे आदत ही नहीं रहेगी सपोज़िंग काम करने की, वो कह रहा है मैं तो भाई आराम कर रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है ये काम करने की, बेटा अच्छा काम कर रहा है, वो पैसे भेज देता है। तो उसमें चांस क्या है कि वो पलायन कर जाएगा कुछ समय के बाद। लेकिन क्या होगा, उसने कहा कि अच्छा, उसके बेटे ने आके कहा, हमने बेटे को कहा कि भाई वहाँ पे जाके कमोमिला उगा दो, तो कमोमिला उगा दिया। वो कहेगा क्या उगा दिया, फिर उसके बाद वो कमोमिला उगने लग जाएगी, देखभाल करने की ज़रूरत नहीं। फिर उसने कहा कि अरे इतने सारे लोग क्यों आ गए खरीदने के लिए, अरे वहीं पे पास-पास हमने जो फूड पार्क्स बना दिए। तो उसने काटा, उसे फट से मार्केट भी मिल गया, भाई खरीदने वाला मिल गया। अब वो वहाँ पे उसको प्रोसेस करके यहाँ तक भेजेंगे या ट्रांसपोर्ट करके एक पॉइंट पे भेजेंगे जहाँ प्रोसेसिंग होगी। अब पैसे तो उनको मिल गए ना, कितने खुश होंगे वो। तो जब वो पैसा आएगा उनके पास तो वो इंस्पायर्ड होंगे कि अरे इस चीज़ से हुआ, और कुछ भी हो सकता है क्या। फिर मैं आपको बताऊँ दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ होगी फिल्म्स। फिल्म वालों को हम प्रोत्साहित करेंगे और हम ऐसी-ऐसी जगहें बनाएँगे जहाँ पर हम इक्विपमेंट रखेंगे, क्योंकि जो फिल्म वाले हैं, मेरे खुद के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे आके फ़िल्म बनाते हैं, तो वो कहते हैं मैम हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम टेक्नीशियन ले आते हैं, फिर हमारे को इक्विपमेंट लानी पड़ती है, तो हम इक्विपमेंट जगह-जगह पे रखेंगे, वो किराए पे ले जाएँगे। अब आप देखो, वही आदमी जो कमोमिला उगा के पैसे कमाया, उसने कहा कि थोड़ा-सा इन्वेस्ट करके मैं कुछ इक्विपमेंट भी रख लेता हूँ। हाँ, तो उसका इक्विपमेंट भी वो चलने लग जाएगा। सब्सिडी वगैरह दी सब जाएगी? चीज़ों के लिए करा जाएगा। तो इसमें कितना तक सब्सिडी मिलेगी? देखिए, अभी वो सब हम मतलब जैसे-जैसे प्रोग्राम्स हमारे आते जाएँगे, हमारे अधिकारीगण जो हैं उसको पूरा वर्कआउट करके तब फाइनल हम आपको बोलेंगे। हम वर्कआउट कर चुके हैं, बट आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट। राज्य में पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमारी वही है, उन्हीं के क्यों ना बेहतर और बनाया जाए? देखिए, सब चीज़ों को हम बेहतर करेंगे, जो है उसको तो सशक्त करेंगे, मगर एक अच्छा-सा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऐसा बनाएँगे जो एक एग्ज़ाम्पल हो, जिसको पहचान मिले एक। चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, गन्ना किसानों को बकाया भुगतान की प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा, जिससे कि गन्ना भुगतान समय से किया जा सके। लेकिन कोई डेट नहीं लिखी हुई है इसमें कि भाई इतने 15 दिन में। 15 दिन के अंदर। हम क्या वो आदित्यनाथ हैं कि बोल देंगे और फिर देंगे नहीं। हम नहीं करते ये काम। ये काम ना भाजपाइयों के लिए छोड़ दो, आप डेट लेकिन मत मैंने ऐसे देखा कि बोलो। किसानों के जो बिल हैं 6-6 महीने तक, 1-1 साल तक भुगतान एग्जैक्टली, नहीं। तो हम नहीं चाहते। हम सिस्टम ऐसा बना रहे हैं कि जिसमें गन्ने का भुगतान टाइम से हो। लेकिन आपने नादेही शुगर मिल का देखा, जुलाई तो दो ये 15 दिन में लिखा हुआ है आपने, क्योंकि इसमें मुझे 15 दिन कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं लिखे हुए। मैं बता रही हूँ आपको, मैं उनके 15 दिन के हिसाब से क्यों जाऊँ, जो हमारे को सबसे मतलब प्रैक्टिकल लगेगा उस समय करते वक़्त कि हम ये दे सकते हैं, तो हम उसी हिसाब से करेंगे। हम कोई फ़िगर दे दें और फिर उसको अचीव ना कर पाएँ, वो गलत हो जाता है। तो इसलिए हम उनका भुगतान डेफ़िनिटली, उन्होंने 15 दिन कहा है, तो हमारे ऊपर उसका भी प्रेशर है कि जो जनता को कहा है उसको तो हमें करना ही है, तो हम वो करके दिखाएँगे ना, और वो समय से करेंगे ताकि होता ये है कि गन्ने का पिछले साल का भुगतान नहीं आता, इस साल की फसल तैयार होती है और मतलब उसको क्लियर करना होता है आपकी फील्ड को, ताकि आप नेक्स्ट फसल बो सको। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत गलत है, तो हमें सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। आपको मैं नादेही के बारे में बोल रही थी। नादेही शुगर मिल में इतना बड़ा घोटाला हुआ, जिसमें जो आपके हमारे यहाँ डीएम थे, उनका क्या नाम था ना, चंद्र उस समय की एनएच वाले, हाँ। उसमें भी उनका नाम आया था। तो उन्होंने एक ऑर्डर किया कि यहाँ पे इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने इंक्वायरी ऑफिसर भी मतलब नियुक्त कर दिया था, क्योंकि करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ नादेई शुगर मिल में, इस सरकार ने होने दिया। तो हम इन सब चीज़ों को ठीक करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी शुगर मिल्स को उसमें हम मॉडर्नाइज़ेशन करें। तो हम उसको मॉडर्नाइज़ करेंगे और फिर उसके बाद उसमें देखेंगे कि अच्छी तरह से प्रोडक्शन भी बहुत बेहतर हो। किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों पर राजनीतिक द्वेष तहत मुकदमे लगाए गए, वे सभी मुकदमे भी वापस लिए हाँ, जाएंगे। बिल्कुल। हमारे यहाँ जितने किसान हैं, ख़ास करके हमारा जो उधम सिंह नगर वाला जो बेल्ट है, वहाँ पे उनको बहुत प्रताड़ित किया गया है इस सरकार के द्वारा। इसलिए हम इमीडिएटली ये सारे केसेस वापस लेंगे, ये बिल्कुल। क्योंकि ये तो सब पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए किया है कि भाई मोदी जी के खिलाफ क्यों बोल रहे हो, चुप हो जाओ, सब ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है, इनको दिखता होगा क्योंकि ये गुलाम मानसिकता वाले लोग हैं। चलिए,
कहीं ये इसलिए तो नहीं दिया गया है ताकि जो किसान लोग हैं वो उनका झुकाव हो नहीं, वो कांग्रेस हमारी की तरफ है, ऑलरेडी है, ऑलरेडी? ऑलरेडी हम अच्छा, उनके साथ खड़े हैं। चलिए। और हम नहीं कहते हाँ। कि जाके तुमने किसी और को वोट दे दिया तो हमने तुम्हें नकार दिया, हम नहीं करते। ये कहते हैं कि धर्म वाले हैं। हमने देखा इन अधर्मियों को, इनको अधर्मियों को यहाँ तक कह दिया हमारे पंडा पुरोहितों ने कि ये जो है ना, इनके ऊपर विश्वास नहीं करना, ये बहुत ही ढोंगी हैं। ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अगले 5 वर्षों में निर्यात को 3 गुना तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ राज्य में दोनों प्रमुख हवाई अड्डों में निर्यातकों की सुविधा के लिए कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। ये सब चीज़ें क्या है? सिंगल मैं बता विंडो रही हूँ। सिस्टम रिव्यू किया जाएगा। देखिए क्या है कि अभी हमारे यहाँ से आप जानते हैं कि जो भी चीज़, अभी मैंने आपको पूरा सिस्टम बताया कि कैसे हम खेती में, तो उसी तरह से जो उद्योग है वहाँ पे जो जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो हमारे सिडकुल है, जैसे पंतनगर में भी है, जहाँ जहाँ पे भी उद्योग है, बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारा राज्य उस तरह का नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें प्रोडक्शन हो रही हैं उसको इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। जो बात मैं आपको कह रही हूँ, पहाड़ में अगर जड़ी बूटी है, कमोमिला है, ये तो बाहर जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। तो अगर हमारे टर्मिनल्स पे एक एक्स्ट्रा टर्मिनल होगा जहाँ से सिर्फ कार्गो निकलेगा, जहाँ पे पैसेंजर्स नहीं जाएंगे, सिर्फ सामान जाएगा, तो वो उसकी आवाजाही बहुत आसान हो जाएगी। तो हम उसको दोनों दोनों जगह पे विकसित करेंगे। साहित्य और रंगमंच की बातें तो आपसे हो ही गई हैं। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा, सभी वृद्धजनों को पेंशन दी जाएगी। तो वृद्धजनों को पेंशन तो अभी भी दी जा रही है जितने भी 60 साल, इसमें नया क्या है? आप जानते हैं, अभी एक आंटी जी हैं जो चाय बेचती हैं गांधी पार्क के सामने, कभी जाके देखिएगा, नहीं मिल रही पेंशन। उनके लिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ, नहीं मिल रही पेंशन। तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिल रही है और हमारे को हर एक व्यक्ति तक पहुँचाना है। देखिए, जब तक एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसको नहीं मिल रहा, तब तक आप प्रगति नहीं कर सकते। एक क्लास अध्यापिका होने के नाते ये बता सकती हूँ कि एक क्लास में जो सबसे कमज़ोर बच्चा, अगर उसको समझ में नहीं आया जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो पूरी क्लास जो है वो पीछे ही रहेगी। जब तक पूरी क्लास नहीं समझ के आगे बढ़ेगी, तब तक विकास नहीं हो सकता क्लास का। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ यात्रा क्या है? आपको याद होगा हरीश रावत जी ने शुरू किया था ये, कि जितने हमारे बुजुर्ग हैं उनको मुफ्त में जो तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो उनको यात्रा मुफ्त होती है। जी। अच्छा, तो पेंशन में आपने दिखा कि सभी वृद्धजनों को पेंशन दी जाएगी, तो जो पेंशन चली आ रही है इसमें कुछ बढ़ावा भी होगा समय के देखिए, साथ साथ ही? वो तो देखेंगे कि किस तरह से महंगाई को देखते हुए हम क्या क्या कंट्रोल कर रहे हैं, उसको देखते हुए करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम ये पॉइंट्स जो हैं जो कांग्रेस मैनिफेस्टो में दिए गए हैं, बड़ी ही डिटेल से हमने आपको समझाया और बड़ी ही डिटेल से सुजाता पॉल जी जो हैं उन्होंने मैं एक आपको और चीज़ बताना समझाया। चाहती हूँ। आपने मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो छूट गई हैं, जो मैं आपको बता दूँ कि पर्यावरण, आपने कभी सुना कि पर्यावरण को इंक्लूड किया गया? आपने ये देखा कि आर्ट एंड कल्चर को इंक्लूड किया गया है और तीर्थाटन हमेशा इंक्लूड होता है। लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। ये देखिए, उत्तराखंडीय संरक्षण एवं संवर्धन, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पढ़कर ज़रूर सुनाना चाहूँगी आपके दर्शकों के लिए, कि राज्य में गढ़वाली, कुमाऊनी और जो अन्य भाषा है, स्थानीय भाषा, उनके अभिलेखों को और पुरातन दस्तावेज़ों को डिजिटलाइज़ करके आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण किया जाएगा और इसके राज्य में संस्कृति म्यूज़ियम और अभिलेखागार की स्थापना की जाएगी। हमारे राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी म्यूज़ियम बनाया जाएगा, जो म्यूज़ियम बनेगा गैरसैंण में। उसके अलावा हमारे यहाँ जो उत्तराखंड साहित्य अकेडमी, फिल्म अकेडमी और उत्तराखंड रंग कला अकेडमी बनाई जाएगी। उत्तराखंड हेरिटेज एक्ट लाया जाएगा ताकि जो हमारी धरोहर है उनका संरक्षण कर सकें और उसका संवर्धन कर सकें। एक खास बात जो हमारे इसमें है, रम्माण और हारुल, ऐपड़, गंगा दशहरा और शुभंकर परंपरा, ये सारी सांस्कृतिक विधाएं हैं। इनके प्रचार प्रसार के लिए भी हम काम करेंगे और जो हमारे रंगकर्मी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए नियमित कार्यक्रम करे जाएंगे और जो बहुत पारंगत है इसमें, उनके लिए पर्यटक स्थलों पर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित और संचालित करने हेतु सहयोग और प्रोत्साहन किया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात जो मैं एक और बताना मांग रही थी, पर्यावरण के क्षेत्र में हमने ये निश्चय किया है कि अपनी विकास रणनीति में 5 प्रमुख पर्यावरणीय
तत्वों को शामिल करके इन्हीं को मंत्र मानकर विकास तंत्र खड़ा करेगी। हम विकास तो करेंगे, लेकिन हम एक बैलेंस बनाएंगे अपने पर्यावरण के साथ। सर्वोदयी गांधीवादी विकास अवधारणा के अनुसार उत्तराखंड के विकास के 5 सूत्र हैं: जल, जंगल, जमीन और जलवायु और जानवर, मनुष्य। कांग्रेस पार्टी इन सभी तत्वों के बीच सौहार्दपूर्ण सामंजस्य स्थापित कर विकास की नई इबारत लिखने के लिए कृत संकल्प है। विकास परियोजनाएं जिनके बारे में आपने जल जंगल जमीन की बातें करी थी, जो प्रमुख तौर से जो जल जंगल जमीन की बातें करते थे किशोर उपाध्याय जी, वो तो पार्टी में है ही नहीं, पार्टी ने उन्हें खाली वही बात करते थे, वो अब बात करते थे, बहुत अच्छा, अभी भी बात करेंगे ऐसी उम्मीद करती हूँ। लेकिन हम सारे उत्तराखंडी, हम सब अपने जल, जंगल और जमीन की बात करते हैं, और जिनकी बात आप कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी में थे ना, तो बात करते थे। तो हम कांग्रेस पार्टी है और अपने जल, जंगल, जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। पर मैं आपको जो अपने पर्यावरण से जो संबंधित लोग हैं उनके लिए खास ये पढ़कर बता रही हूँ। विकास परियोजनाओं में पर्यावरण संतुलन, संरक्षण एवं विकास को दृष्टिगत रखते हुए हरित विकास मॉडल विकसित किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा से आगे बढ़ते हुए पर्यावरण प्रबंधन की दिशा में हम वैज्ञानिक प्रयास करेंगे। तो हम तो वैज्ञानिक तौर पे जाते हैं, अब आप जानते हैं कि बाकी लोगों का क्या हाल रहता है, तो हम एकदम पॉजिटिवली और बहुत मेहनत से हमने बनाया है। ये ऐसे ही नहीं है कि बना दिया और कुछ काम नहीं किया, इसमें जितनी मेहनत लगी है, ऑफिस में बैठकर थिंक टैंक ने काम नहीं किया, जमीन पर उतर के लोगों से कंसल्टेशन करके तब बनाया गया। कुछ बातें जो आपका ये ब्रोशर है इसमें मेरे को नजर नहीं, हो सकता है इसमें हो, लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जैसे कि गैरसैंण राजधानी का इसमें कहीं जिक्र नहीं है, क्या इसमें जिक्र है गैरसैंण राजधानी? जी जी बिल्कुल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गैरसैंण के बारे में हम बात ना करते, तो बहुत लंबा है ये, मुझे निकालने दीजिए। नहीं, आप बता दीजिए, कंफर्मेशन ले रहा हूँ। बिल्कुल 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 है, गैरसैंण राजधानी का बिल्कुल है, वो तो हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा जो भू कानून की मांग है, क्या वो भी है जी, भू कानून की बात बिल्कुल यहीं पे है। भू कानून, कृषि और अन्य भूमि व्यवस्था सुधार आयोग को गठन कर एक नया जनहितकारी भू कानून लाया जाएगा। भूमि की पैमाइश की जाएगी तथा भूमि को उसके प्रकार यथा सिंचित, असिंचित भूमि में वर्गीकृत किया जाएगा। बहुत लंबा लिखा हुआ है, पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन हमने जैविक उत्पाद के बारे में कहा, और ये गैरसैंण कांग्रेस पार्टी, ये देखिए इतना बड़ा ये गैरसैंण के बारे में लिखा हुआ है, और इसमें लिखा है कि हिमालय राज्य की धरातलीय सच्चाइयों को स्वीकार करते हुए गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए कृत संकल्प है, क्योंकि हमारा मानना है कि इसके बगैर हिमालय राज्य की अवधारणा अधूरी है। और मतलब हम भाजपा की तरह तो बात करते नहीं हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा भवन, सचिवालय और विधायक आवास निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण कर दिया था पहले, जब हमारी सरकार गई। गैरसैंण अवस्थापना परिषद का गठन कर आधारभूत ढांचे को विकसित करने के प्रयास शुरू हो चुके थे। कांग्रेस सरकार बनते ही प्राथमिकता से गैरसैंण में अवस्थापना विकास के लिए नीति आयोग के समक्ष एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करेगी। और राज्य आंदोलनकारी परिषद में आपको बता दूं कि गैरसैंण में विधानसभा में विशेष संग्रहालय स्थापित करके उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास सुरक्षित रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के। तमाम काफ़ी लंबा भी इंटरव्यू हो गया, लेकिन अगर इसको हमें डिटेल से समझना है तो एक लंबा ऑब्वियसली लंबा इंटरव्यू तो होना ही था। तो आपने देखा कि तमाम प्रकार की जो बातें हैं वो क्या क्या बातें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, और बाकी मैनिफेस्टो, भाजपा के मैनिफेस्टो में हम आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे कि भाजपा के मैनिफेस्टो में क्या कुछ है। 14 तारीख चुनाव है, आप किसी को भी वोट दीजिएगा, लेकिन ये सोच समझ कर वोट दीजिएगा कि आपका विधायक का चाल चरित्र और चेहरा किस तरीके से है, क्योंकि वो 5 साल तक आपकी विधानसभा का विधायक रहने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ सुजाता पॉल जी, पर्वत जन से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।